कृपया ध्यान दें 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा की आपकी एडमिट कार्ड आ चुकी है और बहुत कम समय बचे हुए हैं आपके पास। ऐसे में थोड़ी सी नर्वसनेस हो सकती है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है यदि आपकी ज्योग्राफी की तैयारी बहुत अच्छी अब तक नहीं हो पाई है। मैंने आज ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया था एनसीईआरटी की जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं इस बार 68th प्रीलिम्स के लिए, वो हमने आपको दे दिया था हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके, सर्कल करके। महेश वर्णमाल की ज्योग्राफी से जो इंडिया का पार्ट है उसको भी हमने आपको अंडरलाइन करके, सर्कल करके, हाईलाइट करके दे दिया है। अब उसके अलावे यदि बीपीएससी में कुछ प्रश्न बच जाता है तो वो आप इस लेक्चर से कवर करेंगे। यदि इसके अलावे भी बीपीएससी प्रश्न अरेंज करती है तो मानकर चलिए कि यह सेक्शन जो ज्योग्राफी का है वो डिफिकल्ट था और किसी भी स्टूडेंट से वहाँ पर बहुत अच्छे प्रदर्शन नहीं हो पाए। तो मैंने यथास्थिति से आपको पहले अवगत करा दिया है कि ये स्थितियां बन सकती हैं आपके लिए। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने अध्यक्ष महोदय का भी स्टेटमेंट देखा होगा। परीक्षा में आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस ही मायने रखता है। किसी खास सेगमेंट में, किसी खास टॉपिक पर, किसी खास चैप्टर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक ओवरऑल परफॉर्मेंस ज्योग्राफी का जो होना चाहिए उसके लिए हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है। एनसीईआरटी का भी ध्यान दें। और ये जो हम सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर को पूरे एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ आपको कवर करवा रहे हैं, इस पूरे को सुनिए और सुनने के बाद अपना एक नोट्स तैयार कीजिए इसके माध्यम से। और जितने भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए गए हैं उन पीडीएफ का बार बार रिवीजन कीजिए और आपके पास जो उपलब्ध सोर्सेज हैं उसको भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए इस परीक्षा के लिए। और ध्यान लगाकर थोड़ा सा धैर्य शक्ति अपना बनाए रखें और बहुत अच्छे से तैयारी करें। आप परीक्षा में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं जो 12 फरवरी 2022 को होंगी। और इस परीक्षा में आप सेलेक्ट भी हो रहे हैं। यदि मेरी इन बातों को आप अक्षरशः पालन करेंगे तो कहीं भी किसी भी तरह की त्रुटि आपसे नहीं होगी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो आइए हम इस लेक्चर को अब शुरू करते हैं। सामान्य सी जानकारी देनी थी मुझे क्योंकि बहुत कम समय है तो थोड़ी सी एग्जामोफोबिया हो जाती है स्टूडेंट्स को, तो उसको भी थोड़ा सा आपको उस पर भी जो है कमांड रखना है पढ़ाई के साथ साथ। तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम आपको जो दे रहे हैं सोर्स, हम आपको जो क्वेश्चंस दे रहे हैं वो स्पेशली 68th बीपीएससी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग ही दे रहे हैं। ये किसी भी दूसरे परीक्षा में ये काम नहीं करेंगे। इसीलिए आपको ध्यान से इस पूरे लेक्चर को सुनना है और एक छोटा सा नोट्स तैयार कर लेना है। ज्योग्राफी का सेक्शन बहुत बड़ा है, बहुत छोटा नहीं है, बहुत वास्ट है ये, लेकिन फिर भी उसको हम बहुत छोटे लिमिटेड क्वेश्चन के साथ आप तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो जितने भी पीडीएफ आपको दिए गए हैं, मेरी आपसे नम्र निवेदन है कि उसको बहुत अच्छे से कवर कीजिए यदि प्रीलिम्स पास करना है तो। क्योंकि इस बार प्रीलिम्स परीक्षा में 20 प्रश्न हमने आपको बताया है कि यहाँ से आएंगे ही इस खंड से। उससे कम प्रश्न बीपीएससी पिछले 5 साल में कभी ज्योग्राफी वाले सेक्शन से पूछी नहीं है। तो मुझे लगता है बहुत लंबा बोलने की भी आवश्यकता मुझे अब इस विषय पर नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इसको। ध्यान दें, सबसे पहले हम भारत के संदर्भ में जो छोटी छोटी फैक्ट्स हैं उसकी जानकारी देंगे आपको। जैसे भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ध्यान दें, इसका जो विस्तार है उत्तरी अक्षांश पर वह है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच। और पूर्वी देशांतर पर जो भारत का विस्तार है वह 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। इसको कंठाग्र रखिए क्योंकि यह भारत की लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर जो अवस्थिति है उसको दर्शाता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे, भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में 7वां स्थान रखता है। बहुत सामान्य सी जानकारी पहले हम 2-3 मिनट आपको देंगे ताकि एक भी प्रश्न यदि इस तरह के भी पूछे जाएं तो आपसे छूट ना पाए। सॉरी, मुझे थोड़ी सी सर्दी खांसी हो गई है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से आप सबको पता है कि विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। यहाँ तक आप सभी जानते हैं, इसमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार जो है वह 3,214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिमी विस्तार जो है वह 2,933 किलोमीटर का है।
भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो है वह 15,200 किलोमीटर है और इसके तटीय भाग की लंबाई जो है वह 7516.5 किलोमीटर है। परंतु ध्यान देंगे मुख्य भूमि की तटीय रेखा की जो लंबाई है वह मात्र 6100 किलोमीटर है। यहाँ कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं बार बार, इसलिए इस तीनों पॉइंट को आप चाहें तो नोट कर लें। अब हम आपको बता रहे हैं कि भारत जो है उसकी जो भौगोलिक सीमा है उस भौगोलिक सीमा से सटे हुए जो उसके पड़ोसी देश हैं उसके बारे में ध्यान देंगे। बांग्लादेश, उसके बाद चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये सभी देश जो हैं यह भारत के साथ भौगोलिक सीमा साझा करते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि सबसे अधिक यदि आप देखेंगे भारत के साथ भौगोलिक सीमा साझा करने वाला देश तो वो बांग्लादेश है। चाइना दूसरे स्थान पर है और पाकिस्तान तीसरे स्थान पर है, जबकि नेपाल चौथे स्थान पर है। ये चार देशों का क्रम सीमा साझा करने के रेंज के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि भारत के कुल 17 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों के सीमा से सटे हुए हैं। इतना आपको सामान्य जानकारी रखना है। भारत का सबसे जो दक्षिण बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट और भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वह है इंदिरा कॉल, यह भी ध्यान रखेंगे। पश्चिम बिंदु जो है वह सरक्रीक है, सरक्रीक गुजरात में पड़ता है और पूर्वी बिंदु जो है वो वालांगू जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इतना आपको ध्यान रखना है। ये एक मोटा मोटा जानकारी हो गया भारत के संदर्भ में। अब समझिए भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है उसको डुरंड रेखा कहा जाता है। तो ये हो गए। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। तो भारत और श्रीलंका के संबंध को भौगोलिक दृष्टिकोण से आप समझ गए कि पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी ये दोनों भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ते हैं। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश जो है वह इंडोनेशिया है। ध्यान रखना है आपको, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप जो है ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। चूँकि भारत से इंडोनेशिया इसलिए नज़दीक है क्योंकि भारत का भाग जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के यह बहुत नज़दीक पड़ता है। इसलिए भारत का जो मानक समय है वह इलाहाबाद के निकट जो मिर्ज़ापुर है वहाँ से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है उसको भारत का मानक समय माना, वहाँ से भारत का मानक समय जो है शुरू होता है, जो ग्रीनविच समय से लगभग 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है 5 राज्य से गुजरते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर यह गुजरता है। तो ध्यान रखेंगे कर्क रेखा भारत के मध्य से लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, उत्तर दक्षिण यदि देखें तो। ध्यान देंगे कि यह जो है 8 राज्य से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों के नाम जहां से कर्क रेखा गुजरती है। और 82.5 डिग्री जो हमने बताया आपको कि भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। तो वो भारत के जिन 5 राज्यों से होकर गुजरती है उसके नाम बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब आप समझते होंगे। भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब है कि भारत में जो देश शामिल हैं, यानी भारत की सीमा के साथ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, इन सभी को संयुक्त रूप से भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो इसका अर्थ आपको समझना था। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो गुजरात की है, ध्यान देंगे। और इसके बाद जो है दूसरी तटरेखा लंबी जिसकी है वह है आंध्र प्रदेश। तो ये दोनों ध्यान रखना है। और यह भी पूछा जा सकता है कि भारत के साथ कितने राज्य जो हैं तटरेखा बनाते हैं, तो भारत के 9 राज्य जो हैं वह तटरेखा से लगे हुए हैं। तटरेखा से लगे होने का मतलब है जिस राज्य की सीमा समुद्र से सटी हुई है, तो ये ध्यान रखना है। 9 राज्य का नाम आपको ध्यान रखना है। गुजरात है, गुजरात से शुरू करिए और पश्चिम बंगाल तक चले आइए, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हैं, ध्यान रखना है आपको। संकोश नदी का नाम इम्पोर्टेंट है, यह असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है, तो ये ध्यान रखना है आपको।
जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, यह ध्यान रखना है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है हाल ही में। बुर्जील दर्रा यह श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। बनिहाल दर्रा से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है और इसी में जो है जवाहर सुरंग अवस्थित है। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद कुछ प्रमुख दर्रा है जो आपको ध्यान रखना है भारत का, जैसे काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा। ये सभी दर्रा जो हैं जम्मू कश्मीर में अवस्थित हैं। आपको स्टेट का नाम पूछा जा सकता है। उसके बाद शिवकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा, ये तीनों हिमाचल प्रदेश में हैं। उसके बाद लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, ये तीनों उत्तराखंड में हैं। जो इम्पोर्टेंट है मैं केवल उसी को बता रहा हूँ इस बार के परीक्षा के दृष्टिकोण से, है तो बहुत सारे। नाथुला दर्रा यह सिक्किम में है। जेलेप्टा दर्रा यह भी सिक्किम में है। बोमडिला दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश में है। यांग्याप दर्रा यह भी अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा यह भी अरुणाचल प्रदेश में है और तूजू दर्रा यह मणिपुर में है। तो इतना दर्रा जो है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट की अवस्थिति आपको ध्यान रखना है। थाल घाट जो है नासिक और मुंबई के बीच का एक संपर्क मार्ग है। भोर घाट जो है यह मुंबई और पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। पाल घाट जो है कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग है। तो ये तीनों ही घाट आपको ध्यान रखने हैं इस बार परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद ध्यान रखना है आपको धारवाड़ का जो पठार है वह कर्नाटक में अवस्थित है, या ध्यान रखेंगे। नीलगिरी की पहाड़ी जो है वह तमिलनाडु में अवस्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, यह ध्यान रखिएगा। मुख्यतः चार्नोकाइट पठार से ये बनी हुई है, तो यह ध्यान रखेंगे। पूर्वी घाट और पश्चिम घाट के मिलन स्थल जो है वह नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, या नीलगिरी पहाड़ी है, यह ध्यान रखेंगे आप। कार्डमम की पहाड़ी जो है वह पश्चिम घाट का विस्तार माना जाता है। तो इतना जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सॉरी, मुझे बीच बीच में पता नहीं क्यों। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुदी है, ये ध्यान रखेंगे। कई बार बीपीएससी ने यहाँ से प्रश्न पूछे हैं। इसकी ऊंचाई एनसीईआरटी में हमें 2695 मीटर मिला हुआ था। हालांकि 2696 और 95 मीटर कहीं कहीं अलग अलग किताब में इसके दिए हुए हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। ध्यान देंगे यह अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अनाईमुडी जो है वह 3 पहाड़ी का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 अलग अलग दिशा में जाती है। दक्षिण की ओर जो है एलाइची, जिसको कार्डमम की पहाड़ी भी आप पढ़े होंगे कहते हैं। उत्तर की ओर जो है अन्नामलाई की पहाड़ी और उत्तर पूर्व की ओर जो है पालनी की पहाड़ी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से बीपीएससी ने कई बार बीपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं प्रीलिम्स में। प्रसिद्ध जो पर्यटक स्थल है जिसका नाम है कोडाई कनाल, आपने सुना होगा। ये पालनी की जो पहाड़ी हमने बताया उसी में स्थित है, तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी अवस्थित है, आपको ध्यान रखना है। और अब हम भारत के पूर्वी समुद्र तट को आपको बताएंगे और फिर पश्चिम समुद्र तट को बताएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। भारत के पूर्वी समुद्री तट को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ध्यान देंगे कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के तट को गोलकुंडा तट कहा जाता है और गोदावरी डेल्टा से लेकर के उत्तरी तटीय भाग को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित जो प्रमुख बंदरगाह हैं उसके नाम हम बता रहे हैं। पारादीप है जो ओडिशा में है, कोलकाता है जो पश्चिम बंगाल में है, विशाखापत्तनम है जो आंध्र प्रदेश में है, चेन्नई है, तूतीकोरिन और एन्नोर, ये तीनों तमिलनाडु में है। तो आपको जितने महत्वपूर्ण बंदरगाह थे और जो तट बांटे गए हैं क्षेत्र के हिसाब से, उसके नाम आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद हम आपको पश्चिम तट का जो नाम अलग अलग है वो भी हम बता देते हैं। आपको ये सब पता है नो डाउट, लेकिन फिर भी आपको सुनना है, क्योंकि जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि हम यहाँ मिस कर रहे थे वो चीज़ तुरंत नोट करना है या फिर अपने दिमाग में उसको बैठा लेना है। अभी ही परीक्षा में अभी समय है। तो भारत के पश्चिम तट को जो बांटा गया है हम आपको अब बता रहे हैं। जैसे गुजरात से गोवा तक का जो तट है उसको कोंकण तट कहा जाता है। गोवा से कर्नाटक तक का जो भाग है
मतलब गोवा से कर्नाटक सॉरी, कर्नाटक में एक जगह है मंगलौर, ध्यान देंगे। गोवा से मैंगलुरु तक के तट को जो है कैनरा तट कहा जाता है, और बेंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है। और जिस तरह हमने आपको कुछ बंदरगाह बताए हैं, उसी तरह पश्चिम तट के साथ भी कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं भारत के जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कांडला है गुजरात में, मुंबई है महाराष्ट्र में, मुर्मागोवा है गोवा में, मंगलुरु है कर्नाटक में, कोच्चि केरल में, और नवा शेवा है महाराष्ट्र में। इनमें से 2-3 के नाम परिवर्तित किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। आपको बताना है, हमने ये पुराने नाम बताए हैं आपको। कांडला का नाम चेंज हुआ है, नवा शेवा का नाम चेंज हुआ है, आपको बताना है। ध्यान दें, उसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वह है जो जल का अंतराल है, उसमें आपको डिग्री पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में जो कितना डिग्री चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जो है 9 डिग्री चैनल है। छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। उसके बाद सुमात्रा जो इंडोनेशिया का भाग है और निकोबार जो भारत का भाग है, इस दोनों के बीच में ग्रैंड चैनल है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में पाक स्ट्रेट है। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में जो है दक्कन पास है। कोको द्वीप जो म्यांमार में पड़ता है, और उत्तरी अंडमान जो भारत का भाग है, इस दोनों के बीच में कोको स्ट्रेट पड़ता है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में पाक की खाड़ी भी है। दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु का जो भाग है वो और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है। तो पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी की अवस्थिति बहुत स्पष्ट रूप से आप ध्यान रखेंगे, यहाँ कई सारे स्टूडेंट गलती कर लेते हैं। पाक की खाड़ी जो है वो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में है, लेकिन थोड़ा इधर है। और दक्षिण पूर्व जब आप चले जाएंगे, थोड़ा ऊपर जाएंगे, तो वहाँ और श्रीलंका के बीच में जब आप देखेंगे तो वहाँ मन्नार की खाड़ी है, यानी ये थोड़ा ऊपर है और पाक की खाड़ी थोड़ा नीचे है। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये इम्पोर्टेंट थे, आपको हमने बता दिया है, ठीक है। और श्रीहरिकोटा जो है जहाँ पे इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, ध्यान देंगे वो प्रवाल निर्मित एक द्वीप है जिस पर बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पंबन द्वीप आप सभी जानते हैं, ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। भारत में बैरन तथा नारकोंडम नामक जो 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप हैं। उसके बाद बैरन द्वीप, ये अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, आपको ध्यान रखना है। नारकोंडम जो है वो एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, ये सक्रिय नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। अब है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए, भारत की नदियाँ। यहाँ से इस बार के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पंचनद का नाम आपने सुना होगा। जब आप भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को देखेंगे भारत के नक्शा पर, तो वहाँ से 5 नदियाँ आपको दिखेंगी, जिसमें कि मुख्य रूप से आप सिंधु के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ते हैं तो उस समय आप पढ़े होंगे उसको, या फिर आप ज्योग्राफी में फिर उन 5 नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो उसका क्रम जो है कई बार बीपीएससी ने पूछा है, आपको भी उसी क्रम में याद रखना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं आपको जो बताऊँगा वो पूरब से पश्चिम की ओर बता रहा हूँ। आप चाहें तो पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, किसी एक क्रम को ही फॉलो करें, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं आपको पूरब से पश्चिम की तरफ, यानी पीछे पाकिस्तान की तरफ ले चलूँगा। तो सबसे पहले सतलज है, उसके बाद ब्यास है, उसके बाद रावी है, उसके बाद चिनाब है, उसके बाद झेलम है, और उसके बाद सिंधु है। तो ये आपको क्रम एक जो है ये ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान देंगे सतलज में, सबसे पहले सतलज है, तो सतलज जो है वो उसकी जो सहायक नदी है वो व्यास है। तो व्यास नदी को पार करने से ही जो है आपने पढ़ा होगा इतिहास में, सिकंदर जब आया था तो उसकी सेना जो है इस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, व्यास को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सतलज जो है वो हमने बताया कि ब्यास जो है वो सतलज की सहायक नदी है, और सतलज जो है वो चिनाब की सहायक नदी है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और सिंधु में जो है चिनाब नदी मिल जाती है, लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि सतलज नहीं मिलती है। सतलज स्वयं जो है चिनाब की सहायक नदी है, और सिंधु में जो है सतलज नहीं बल्कि चिनाब नदी मिलती है, और सतलज की जो सहायक नदी है वो व्यास है। तो इस तरह से आपको ये थोड़ा गलती ना हो आपसे, इसलिए मैंने बता दिया है, क्योंकि यहाँ से बीपीएससी प्रश्न पूछी है।
सिंधु ये अच्छा, सतलज जो है मानसरोवर झील के पास से निकलती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राकसताल जगह का नाम है जहाँ से वो निकलती है। और सिंधु जो है ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। भारत में जो इसका विस्तार है लगभग 1100 किलोमीटर के आसपास है। और इसकी सहायक नदी में जो है वैसे मुख्य रूप से तो हमने बताया ही कि सतलज जो है चिनाब की सहायक नदी है, और सिंधु में चिनाब जो है मिल जाती है, और चिनाब में ही इन सब नदियों की पानी मिल जाती है, पांचों पंचनद की। फिर भी यदि सहायक नदी का नाम पूछा जाए तो सतलज, चिनाब, रावी, व्यास और झेलम पांचों नदी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट है गंगा। गंगा जो है गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत में जो इसका विस्तार है वो लगभग 2525 किलोमीटर के आसपास है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी सहायक नदी में जो है यमुना है, गंडक, घाघरा है, कोसी है, ये सभी बिहार से इधर जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और ये सब कहाँ कहाँ मिलती है, जब हम बिहार का बताएंगे आपको भूगोल तो हम उसमें बता देंगे आपको। उसके बाद यमुना है, ये बंदरपूंछ से निकलती है। उसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट ये सभी नहीं है। गंडक है, गंडक जो है नेपाल से निकलती है, पटना के समीप जो है यह गंगा में मिल जाती है। उसके बाद कोशी है, ये गोसाई थान चोटी के उत्तर में नेपाल से ही निकलती है ये। उसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट है नर्मदा, ध्यान रखेंगे। ये खंबात की खाड़ी में इसका मुहाना है, और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है, या अमरकंटक श्रेणी से। ताप्ती है, ये बैतूल जिले मध्य प्रदेश से निकलती है। ताप्ती भी जो है सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, उधर अरब सागर में। फिर जो है आपका इम्पोर्टेंट है आपके लिए कृष्णा नदी, ध्यान देंगे, ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। महाबलेश्वर के समीप से पश्चिम घाट की पहाड़ी से यह निकलती है। गोदावरी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ध्यान देंगे नासिक जिला जो महाराष्ट्र का है, वहीं से यह एक त्र्यंबकेश्वर नाम की पहाड़ी है, त्र्यंबक गांव पड़ता है वहाँ पर, वहीं पहाड़ी के पास से जो है गोदावरी निकलती है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है दक्षिण की गंगा भी गोदावरी को कहा जाता है, आप सबको पता ही होगा। कावेरी जो है ये कर्नाटक के कुर्ग डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, और बंगाल की खाड़ी में ये भी गिरती है। उसके बाद आपको नदी में जो है बहुत ध्यान रखने की कोई आवश्यकता अब नहीं है। इतना इम्पोर्टेंट था जो हमने बताया है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान रखेंगे आप नदी से रिलेटेड हो गए। अब आप ध्यान रखेंगे झील से संबंधित, जो भारत के महत्वपूर्ण 3, 4, 5 झील हैं वो हम आपको बता देते हैं। जैसे डल झील, ये जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील, ये भी जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद शांभर झील, ये राजस्थान में है। पुलिकट झील, ये तमिलनाडु में है। लोकटक झील, ये मणिपुर में है। डिडवाना झील, ये राजस्थान में है, नमक के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये। देवताल झील, ये उत्तराखंड में है। कोलेरू झील, ये आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील, ये ओडिशा में है। और लोनार झील महाराष्ट्र में है। इतना ही इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। झील बहुत सारे हैं, परीक्षा 68th के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ध्यान देंगे भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो है वह चिल्का झील है, जो ओडिशा में है। ध्यान रखिएगा, यह खारे पानी की एक लैगून झील भी है। तो और यहाँ पर नौसेना के प्रशिक्षण केंद्र इत्यादि भी बनाए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। भारत की सबसे बड़ी और सबसे अधिक खाड़ी पानी की जो झील है वो सांभर झील राजस्थान में है। भारत में सबसे मीठे पानी की झील यदि पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर का वुलर झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो गोविंद सागर झील है, ये पंजाब के रोपर जिले के सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध से इसका निर्माण किया गया है। तो गोविंद सागर झील भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है वो चोलामू झील है, ये सिक्किम में पड़ता है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित जो लोनार झील है वह ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई झील है, तो ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो झील से संबंधित इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब हम आपको जलप्रपात बताते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जोग या गरसोप्पा का जलप्रपात कई बार बीपीएससी ने पूछा है, यह किस नदी पर अवस्थित है, तो यह शरावती नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात के बारे में बीपीएससी ने पूछे हैं, यह कावेरी नदी पर है। गोकक नाम का एक जलप्रपात है जो गोकक नदी पर ही अवस्थित है। उसके बाद जो है धुआंधार जलप्रपात है, ये नर्मदा नदी पर है। हुंडरू जो है यह स्वर्णरेखा नदी पर है। यही 4-5 आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार भी इम्पोर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखना है। अब हम भारत की जलवायु से संबंधित कुछ डाटा आपको दे रहे हैं। हम यहाँ पर बहुत सामान्य प्रश्न अभी इस लेक्चर में दे रहे हैं, लेकिन लास्ट में हम इसको प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है
3 4 5 क्वेश्चन रहेंगे इस बार ज्योग्राफी में, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से आता है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं पूछा जाता है। एक आध क्वेश्चन अगर आ भी जाता है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन यदि आ रहा है तो आप उसको बनाइए। चूँकि नेगेटिव मार्किंग है, तो यदि आपके समझ से पड़े हैं वैसे क्वेश्चन तो आप प्रयास कीजिए उस तरह के क्वेश्चन को स्किप करने का ही। भारत की जलवायु के संदर्भ में हम आपको बताएं कि भारत की जलवायु जो है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में मौसम संबंधी सेवा जो है सन 1875 ईस्वी से प्रारंभ की गई थी। इसका मुख्यालय शिमला में है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय पुणे लाया गया था। अब भारत के मौसम संबंधी मानचित्र जो है वहीं से प्रकाशित होते हैं। तो ये मौसम से संबंधित कुछ जानकारियाँ थी जो आपको ध्यान रखने हैं। अब जो इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनेंगे जलवायु से वो ये है सॉरी, पता नहीं मेरा थोड़ा गला भी फंस रहा है तो इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं सुबह सवेरे उठ जाता हूँ 3 साढ़े 3 बजे, तो शायद इस वजह से थोड़ा सा ये हो गया है। देखिए यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, ये पूछा जा सकता है कि इसका कारण क्या है। तो ध्यान दीजिए, उत्तर भारत के जो मैदानी भाग हैं वहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा पश्चिम विक्षोभ यानी जेट स्ट्रीम के कारण होता है। जाड़े के दिनों में पूछा जा सकता है, जनवरी फरवरी महीने में तमिलनाडु के तट पर जो वर्षा होती है वो किस कारण से होता है, तो वो लौटती हुई मानसून या उसी मानसून का दूसरा नाम है उत्तर पूर्वी मानसून, इसके कारण वहाँ पर वर्षा होती है। या फिर आपसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं तमिलनाडु के नाम को हटाकर कि कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिनों में वर्षा होती है, लौटती हुई मानसून के कारण, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, पश्चिम विक्षोभ के कारण, जेट स्ट्रीम के कारण, इस तरह से आपके ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहाँ भी आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना है, लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून एक ही बात है, इसलिए इसमें ऑप्शन ही हो जाएगा तब, या फिर इस दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होना चाहिए। फिर आपसे पूछे जा सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल राज्य में तीव्र आर्द्र जो हवाएं चलती हैं, बहुत ही गर्जन के साथ वहाँ पर जो वर्षा होती है वो आखिर पूर्वी भारत में जो है क्यों होती है, या फिर उसका क्या नाम है जो होती है। तो पूर्वी भारत में इसको नार्वेस्टर कहा जाता है, और बंगाल में जो है इसको काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में जो है इसको चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है, जो कॉफ़ी की कृषि के लिए बहुत लाभदायक होता है। और दक्षिण भारत में जनरली इसको, पूरे दक्षिण भारत में लें तो इसको आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्य में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं, जिनसे गरज के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नार्वेस्टर, पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम और दक्षिण भारत में या फिर केरल में आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है, ये ध्यान रखें। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भाग में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो गर्म एवं शुष्क हवाएं हैं उसको लू कहा जाता है, आपने पढ़ा ही होगा इसके बारे में, तो ये ध्यान रखिएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम, देखिए फेरेल का जो नियम है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से जुड़ा हुआ है, बस इसमें इतना ही ध्यान रखिएगा, बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। और भारत में जो अधिकांश वर्षा, लगभग 80% से भी अधिक वर्षा होती है, वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मानसून से रिलेटेड मुझे लगता है इससे अधिक प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं बनते हैं, डीप में यदि वो जाता है तो फिर बन सकते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना था मानसून से रिलेटेड। अब हम भारत की मिट्टी से रिलेटेड आपको कुछ प्रश्न बता रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। बीपीएससी ने यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, कई बार प्रश्न पूछे भी हैं और कई बार जो है थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। पता नहीं ये क्यों हो रहा है, मेरा गला ही बार बार फंस जा रहा है, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आप लोगों को आ रही होगी। मैं अभी आपको मिट्टी का पूरा डिटेल दे रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए मिट्टी से रिलेटेड जो प्रश्न आपके परीक्षा में बनेंगे, मैं उसके लिए भी सब कुछ का एक डाटा तैयार किया हुआ हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर काली मिट्टी को दक्षिण भारत में रेगूर और केरल में इसको साली, तालब्य शौ और आकार और लौहर्ष ईकार, इसको
साली के नाम से जाना जाता है, और उत्तर भारत में इसको कैवाल मृदा के नाम से भी जाना जाता है, काली मिट्टी को। ध्यान दीजिएगा, काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में सबसे अधिक है, फिर दूसरे स्थान पर गुजरात है। इस मिट्टी में लोहे की अधिकता बहुत अधिक होती है, इसलिए इसका रंग जो है काला होता है, और संभवतः इसी के कारण इसको काली मिट्टी भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, शाली मिट्टी, कैवाल मिट्टी, या फिर ये इतने नाम इसको दिए गए हैं। और उसके बाद ध्यान रखिएगा कि पीली मिट्टी जो है वह केरल में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी जो है केरल में पाई जाती है। लवणीय या क्षारीय मिट्टी या रेह मिट्टी या ऊसर या कल्लर मिट्टी एक ही मिट्टी का नाम है, लवणीय मिट्टी का। ये पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। पीट या जैविक मिट्टी जो है ये केरल उत्तराखंड के क्षेत्र में पाए जाते हैं। लाल मिट्टी जो है यह तमिलनाडु छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी एक ही मिट्टी को कहा जाता है। यह भारत के उत्तर भारत के मैदान में जो है पाया जाता है, सिंधु गंगा क्षेत्र में, और गोदावरी तथा कावेरी के मैदान के बीच में यह मिट्टी पाए जाते हैं। तो ये मिट्टी जो पाए जाते हैं, ये ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं कई बार कि इन मिट्टी को किस राज्य में जो है मतलब इस का विस्तार अधिक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी में जो है धान की खेती होती है। लाल मिट्टी में तंबाकू की खेती होती है। काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। लेटेराइट मिट्टी में चाय, कॉफ़ी, रबर इत्यादि की खेती होती है। मरुस्थलीय जो मिट्टी है उसमें बाजरा, मरुस्थलीय यानी कि वो जो बालू वाला मिट्टी होता है उसमें बाजरा, ज्वार, मोटा अनाज, सरसों, जौ, ये सब इस प्रकार की खेती की जाती है। पर्वतीय मिट्टी जो है उसमें सेब, नाशपाती, ये सब होता है, चाय, ये सब होता है। लवणीय मिट्टी में जो है गन्ना होता है, अमरूद होता है, आंवला होता है, ये सभी। पीट और दलदल प्रकार की जो मिट्टी है उसमें धान होता है, और इसमें मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती है पीट और दलदल में। तो ये इतने प्रश्न आपके परीक्षा में बनेंगे मिट्टी से संबंधित, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसमें बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें कौन सा जो है ह्यूमस, अब 10 दिन में, अब जो बचे हुए समय हैं 8-10 दिन जो भी हैं, अब उसमें ये सब इतना डीप जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। और संभवतः वहाँ से प्रश्न पूछना बीपीएससी ने बंद भी कर दिया है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ जैसे कृषि क्रांति से संबंधित टर्म है उसको ध्यान रखिएगा। जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से। ये 60-62 बीपीएससी में पूछा गया है कि काली क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति को ही काली क्रांति भी कहा जाता है। ये बायोडीजल उत्पादन या पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति जो है टमाटर या मांस के उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। बादामी मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति, ध्यान रखिएगा, फल उत्पादन से संबंधित है। और अमृत क्रांति जो है ये नदी जोड़ों परियोजना से संबंधित है। तो इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखने की आवश्यकता है। और कृषि से संबंधित जो डेटा है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे एक पीडीएफ के रूप में। कृषि से संबंधित डेटा का मतलब है जो आर्थिक सर्वेक्षण का जो डेटा आता है भारत सरकार का, उस डेटा से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे भारत में कुल कितने क्षेत्रफल में जो है फसल बोई जाती है, कितने प्रतिशत भूभाग पर चारागाह हैं, कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, बंजर भूमि कितना है, कितना सिंचित क्षेत्र है, फसल सघनता कितनी है। इस सब तरह के प्रश्न भी बीपीएससी पूछती है, तो वो थोड़ा करंट से उसको कोरिलेट हम करेंगे, इसलिए उसका हम पीडीएफ ही आपको प्रोवाइड कर देंगे। एक पेज में सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये हो गए इससे संबंधित, ठीक है। उसके बाद सिंचाई वाला जो डाटा है वो आपको बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में ही, जिन्होंने करंट अफेयर लिया है उसमें सब कुछ है, तो वो वहीं से उसको कवर अप कर लेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय जलमार्ग भी आपको ध्यान रखना है। परिवहन में राष्ट्रीय जलमार्ग बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, राष्ट्रीय जलमार्ग में ध्यान रखिएगा कि अभी जो है वर्तमान में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है और सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग है ये, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 और 2 जो है ये सादिया से धुबरी के बीच में है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग 2, इसी दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। 1 जो है जो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है वो बिहार से भी गुजरती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये गंगा नदी होते हुए जाती है। और
ये तो जलमार्ग हो गए, और राष्ट्रीय राजमार्ग भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है, जो दिल्ली से पाकिस्तान सीमा तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH2 जो है, यह दिल्ली से कोलकाता के बीच में है। तो बिहार के 4 डिस्ट्रिक्ट से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 गुजरती है, जो दिल्ली से कोलकाता के बीच में है। तो उन सभी 4 डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बिहार में आप पढ़ेंगे इसके बारे में। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जो है, यह आगरा से मुंबई के बीच में है। NH4 जो है, ये मुंबई से चेन्नई के बीच में है। NH5 कोलकाता से चेन्नई के बीच में है। NH6 जो है, कोलकाता से मुंबई के बीच में है। NH7 जो वर्तमान में भारत का संभवतः सबसे बड़ा NH है, ये वाराणसी से कन्याकुमारी के बीच में है। और NH8 जो है, ये दिल्ली, जयपुर और मुंबई के बीच में है। तो ये ध्यान रखना है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ही ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है, जिसकी मरम्मत शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और NH1A जो है, इसी में जवाहर सुरंग अवस्थित है, यह भी ध्यान रखना है। बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग है, हमने बताया था आपको इससे पहले। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH जो है, ये 47A है। भारत में इसकी लंबाई बहुत कम है, हाँ 5-6 किलोमीटर के आसपास है। भारत में कुछ डाटा जैसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक सड़क लंबाई वाला राज्य कौन सा है, या फिर सबसे अधिक NH की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है। तो ये प्रश्न जो है ज्योग्राफी के नहीं है, ये प्रश्न जो है आपको आर्थिक सर्वेक्षण के प्रश्न है, जो सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे में दिए जाते हैं। और बिहार से रिलेटेड यदि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो बिहार इकोनॉमिक सर्वे का होता है। तो उसको आप ज्योग्राफी का प्रश्न कृपया नहीं समझें। उसके बाद ध्यान देंगे, देखिए BPSC में एक ख़ास चीज़ हमने देखा है ज्योग्राफी वाले सेक्शन से, कि यदि अगर BPSC सिविल सर्विस के अगर 20 परीक्षा प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन देखेंगे, तो मुश्किल से 2, 3 या 4 परीक्षा में ही रेलवे के मुख्यालय से प्रश्न आए हैं, यानी BPSC पूछती नहीं है। तो इस बार मेरा मानना है अपना 68th BPSC में कि आप रेलवे के मुख्यालय को भी एक बार देख कर जाएँ। खासकर बिहार में जो रेलवे मुख्यालय है, हाजीपुर जिसका जोन है, उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। 2002 में संभवतः, यदि मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ, तो उसकी स्थापना हुई थी। बाकी मंडल बहुत याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो बिहार वाला जो है, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में है, उसको आप केवल ध्यान रखेंगे। उसके बाद कुछ फैक्ट आपको हम बताएंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं, देश में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो विशाखापत्तनम है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है, ये ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, गुजरात का जो कांडला बंदरगाह है वह एक ज्वारीय बंदरगाह है। चेन्नई में जो बंदरगाह है यानी चेन्नई बंदरगाह, वह एक कृत्रिम बंदरगाह है और भारत का सबसे मतलब प्राचीन बंदरगाह में आता है ये। लौह अयस्क जो है ईरान को यहीं न्यू मंगलुरु वाला जो बंदरगाह है भारत का, वहाँ से निर्यात किया जाता है। फिर उसके बाद हम आपको कुछ बहुदेशीय जो नदी घाटी परियोजनाएँ हैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट इस बार के लिए है वो हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, भाखड़ा नंगल परियोजना है, ये सतलज नदी पर है। व्यास परियोजना है, ये व्यास नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना, यह दामोदर नदी पर है। हीराकुंड बांध परियोजना, यह महानदी पर है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है फरक्का परियोजना, यह गंगा और भागीरथी नदी पर है। उसके बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये सतलज नदी पर है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है टिहरी बांध परियोजना, ये भागीरथी नदी पर है। उसके बाद मैं बता देता हूँ कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए। सतलज परियोजना ध्यान रखिएगा, ये सतलज पर नहीं है, ये सतलज परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद पनामा परियोजना, ये पनामा नदी पर ही है। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है पंचेत बांध, ये दामोदर नदी पर है। उसके बाद गंगा सागर परियोजना, ये चंबल नदी पर है। बाण सागर परियोजना, ये सोन नदी पर है। उसके बाद जवाहर सागर परियोजना, ये चंबल नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना, ये चिनाब पर है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है। ये सब बिहार से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। सरदार सरोवर परियोजना जो है यह नर्मदा नदी पर है। इतने बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद अभयारण्य से, जो पुराने अभयारण्य हैं उससे प्रश्न आ सकता है और राष्ट्रीय उद्यान से, तो उसको एक बार देख लीजिएगा आप। अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को हमने PDF शेयर कर दिया है। उस सब के बारे में हम बहुत डिटेल से इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि जो PDF में है वो तो है ही और हमने अंडरलाइन कर ही दिया है, हाईलाइट कर ही दिया है, तो उसको आप देख लेंगे, अभी इतना समय है।
और एनसीईआरटी वाला जो हमने पीडीएफ शेयर किया था उसको बहुत अच्छे से आप कवर करेंगे। उसमें बहुत जगह हमने हाइलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है, तो उस सब पर बहुत अच्छे से आप ध्यान देंगे। एक भी प्रश्न वहाँ से आता है तो छूटने नहीं चाहिए। ध्यान देंगे, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम जो है हैली नेशनल पार्क था। और सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, और ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद और भारत का जो सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है नागार्जुन सागर, वो आंध्र प्रदेश में है। इसका बहुत बड़ा क्षेत्रफल है भारत में। उसके बाद आप चाहें तो 2-3 और याद रख सकते हैं, जैसे मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह भी असम में है, घाना पक्षी विहार ये राजस्थान में है, रणथंभौर अभयारण्य ये राजस्थान में है, तुंगभद्रा अभयारण्य ये कर्नाटक में है। उसके बाद चिल्का अभयारण्य उड़ीसा में है, इंदिरा गांधी अभयारण्य तमिलनाडु में है, मुदुमलाई अभयारण्य ये तमिलनाडु में है, पेरियार अभयारण्य ये केरल में है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। इतने आपको ध्यान रखने हैं। सुंदरबन आप सभी जानते ही हैं, सुंदरबन का जो राष्ट्रीय उद्यान है वह पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर बाघ बहुत अधिक पाए जाते हैं। और भगवान महावीर उद्यान हो सकता है पूछा जाए। महावीर का नाम आप इतिहास में बिहार से बहुत संबद्ध करके पढ़ते हैं, लेकिन भगवान महावीर का जो उद्यान है वह गोवा में है, बिहार में नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न में गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। उसके बाद भारत का जो ज्योग्राफी का खंड था उसमें हमने बहुत कुछ आपको बता दिया। कुछ और चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। इसमें जो मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है उसको हम आपको कवर करा देते हैं। जैसे भारत की प्रजाति और जनजाति से रिलेटेड प्रश्न इसमें आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि भारतीय जो जनसमूह है उसको 6 बड़े और 9 छोटे भाग में बांटा गया है। तो हम अभी आपको 6 जो बड़े भाग में बांटे गए हैं उसके बारे में बताते हैं। नीगो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय, ब्रैकीसेफल और नॉर्डिक। तो इसमें निग्रो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड और नॉर्डिक, इससे बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। बीपीएससी कई बार प्रश्न पूछा है। ध्यान दीजिए, निग्रिटो जो है वो अंडमान निकोबार, त्रावणकोर और कोचीन की पहाड़ी में पाई जाती है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो है वह मध्य और दक्षिण भारत की कबीलाई जनजाति की प्रजाति है। और मंगोलाइड जो है ये असम और हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये जो इनका जो क्षेत्र है वो ध्यान रखेंगे। और नॉर्डिक जो है ये उत्तर पश्चिम भारत के लोग होते हैं, मतलब ये वहाँ पर रहते हैं। भूमध्य सागरीय जो है ये उत्तर भारत की उच्च जातियाँ हैं, आपको ध्यान रखना है। और ये हो गए। और कुछ हम आपको बताते हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित भी कई बार बीपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं, तो हम आपको वो भी बता देते हैं। ध्यान रखिएगा कि सोमपेन, ओंगे, जारवा और सेंटलिन ये अंडमान निकोबार की बहुत महत्वपूर्ण जनजाति हैं। कई बार बीपीएससी ने यहाँ से प्रश्न पूछे हैं। और गारो, खासी और जयंतिया जनजाति से भी बीपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं। ये मेघालय में जो है पाई जाती है। और ये मंगोलाइड प्रजाति के इसमें लक्षण पाए जाते हैं, यानी मंगोलाइड से ये संबंधित है। उसके बाद बहुपति विवाह प्रथा जो है वो टोडा जनजाति में बहुत अधिक प्रचलित थी, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा इसके साथ ही। तो यहाँ से मुझे लगता है कि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण थे, हमने बता दिया। नागालैंड में जो है मणिपुर में और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर नागा जनजाति जो है पाए जाते हैं। तमिलनाडु की जो नीलगिरी वाली जो क्षेत्र है वहाँ पर टोडा जनजाति पाए जाते हैं। और सोमपेन, सेंटलिन, ओंगो और जारवा इस सब के बारे में हमने बता ही दिया आपको कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए इस बार। तो ये आप देख लीजिएगा। और हम कुछ और बताते हैं, आप थोड़ी देर और रुकिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि कांडला जो है वो ज्वारीय बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह और प्राकृतिक बंदरगाह जो है वह मुंबई है। और उसके बाद प्राकृतिक बंदरगाह कोचीन भी है। उसके बाद जो है चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट जो है तूतीकोरिन का नया नाम हो गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। और नवा शबा का हमने बताया था आपको, इसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इसका नाम रखा गया है। और एन्नौर का नाम भी चेंज करके कामराज पोर्ट लिमिटेड कर दिया गया था, तो ये सब ध्यान रखिएगा। चेन्नई जो है ये सेकंड बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। और प्राकृतिक सबसे गहरा बंदरगाह यदि पूछा जाता है तो विशाखापत्तनम है, ध्यान रखिएगा। कोलकाता भी एक ज्वारीय पत्तन है,
ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो पत्तन से रिलेटेड यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये हो जाएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा रेलवे की जो उत्पादन इकाई है ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछे जा सकते हैं। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ये चितरंजन पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर रेल के विद्युत इंजन बनाए जाते हैं। दूसरा ध्यान रखिए, इसमें 5-6 हैं बस, आपको ध्यान रखना है। रेल कोच फैक्ट्री, ये पेराम्बूर तमिलनाडु में है, यहाँ पर सवारी गाड़ी का डब्बा बनाया जाता है। रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला पंजाब में, यहाँ पर रेल डिब्बा बनाया जाता है। डीजल इंजन है, ये पाटियाला पंजाब में है, यहाँ पर डीजल इंजन बनाए जाते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में, डीजल इंजन और विद्युत शटर्स यहाँ दोनों बनाए जाते हैं। बिहार से संबंधित 1-2 है, उसको भी ध्यान रखिएगा। जैसे पहिया कारखाना छपरा में है, रेल इंजन का कारखाना इलेक्ट्रिक वाला जो है मधेपुरा में है, और रेल इंजन का कारखाना मढ़ौरा में है। ये तीनों बिहार से संबंधित हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है हम उसको कवर करवा रहे हैं। बड़ी लाइन रेलवे की जो होती है उसकी जो लंबाई है वो 1676 मिलीमीटर होती है। छोटी लाइन की 1000 मिलीमीटर होती है, और जो सकरी लाइन सबसे छोटी होती है उसकी 762 से 610 मिलीमीटर के बीच में होती है। तो आपको ये ध्यान रखने हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा भारतमाला परियोजना जो है, ये भारतमाला परियोजना 15 राज्यों को सड़क से जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी भारत सरकार की योजना है। इसको यदि मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ तो संभवतः 2015 में लाया गया था, और ये बीपीएससी प्रश्न पूछ चुकी है इसे। उसके बाद ध्यान रखिएगा आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र से बीपीएससी 67वीं री में प्रश्न पूछे गए थे। ध्यान रखिएगा भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज नीति की घोषणा की गई थी, यही प्रश्न आया था बीपीएससी में, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद और हम देख लेते हैं जो मुझे लगता है अपने हिसाब से कि और क्या बच गया है भारत वाले सेक्शन से आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न, उसको हम देख लेते हैं। अभी हम उसको बता ही देते हैं आपको, तो इसमें थोड़ी देर और आप बने रहिए। ठीक है, हम पूरी बुक एक बार देख लेते हैं कि कहीं कोई छूट न जाए, कोई और कसर न रह जाए, इसीलिए थोड़ा सा वक्त आपका हम लेंगे और आप इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, और मैं बाकी तो हमने जो पीडीएफ शेयर किए हैं आपसे, उस पीडीएफ को भी आप ठीक से देखेंगे तो बहुत कुछ कवर हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम इसमें टारगेट कर रहे हैं उन प्रश्नों को जो इस बार बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ध्यान दीजिएगा बहुउद्देशीय परियोजना हम बता ही चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ और बहुउद्देशीय परियोजना है जिसको हम अभी बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा, पोंग परियोजना ये व्यास नदी पर है, भाखड़ा परियोजना सतलज नदी पर है, और दुलहस्ती परियोजना हमने बताया ही चिनाब पर है, और जो है सलाल परियोजना जो है ये चिनाब नदी पर है। उसके बाद उरी परियोजना झेलम नदी पर है, बगलिहार परियोजना चिनाब पर है, तुलबुल परियोजना झेलम पर है। निम्मो बाजगो से प्रश्न आया है, ध्यान रखिएगा। हाँ, निम्मो बाजगो जो है ये सुरु नदी पर है। संभवतः ये एक बार देख लीजिएगा कि ये सुरु किसकी सहायक नदी है, एक बार देख लीजिएगा आप। किसी मेन नदी की हो तो उसका नाम हो सकता है, ऑप्शन में आ सकता है। और उसके बाद में नाफ्ता जाकरी परियोजना ये सतलज नदी पर है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कोई और वैसा हमको मिलता है तो ये परियोजना हो ही गए। उसके बाद हदबंदी चकबंदी ये सब आप जानते होंगे, मुझे लगता है। काश्तकारी क्या होता है, हदबंदी मैं बता दूं क्या? देखिए हदबंदी क्या है समझिए, इसके अंतर्गत जो है अधिकतम भूमि की सीमा निर्धारित की गई व अतिरिक्त भूमि के पुनर्वितरण का लक्ष्य रखा गया, उसको हदबंदी कहा जाता है। चकबंदी इसके द्वारा जोत के आकार को और छोटा से होने से रोकने और भूमि को इकट्ठा कर जो है बड़े जोतों के माध्यम से शाकाहारी कृषि पर बल दिया जाना चकबंदी कहलाता है। और काश्तकारी सुधार जो है इसके माध्यम से किसान को जोत का अधिकार प्रदान करने और जमींदारों के अन्याय से उसकी रक्षा करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो यही है ये तीनों, ये कानून भी बना है बाद में, तो ध्यान रखिएगा। संथाल विद्रोह इसी से रिलेटेड है। उसके बाद और क्या हो सकता है, हाँ ध्यान रखिएगा यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। झूम खेती पर रोक 1976 में लगी थी। वायु प्रदूषण निवारण कानून जो है 1972 में बना था। जल प्रदूषण निवारण कानून जो है 1982 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है, और वन कानून 1988 का है। 1972 वाला एक किसी कानून में अभी हाल ही में अमेंडमेंट हुआ है, उसको ध्यान रखिएगा। वन्य एवं वन्य जीव से संबंधित प्रश्न था। हाँ, कोरल रीफ से बीपीएससी प्रश्न इस बार पूछ सकती है क्योंकि 65th बीपीएससी में बीपीएससी ने यहाँ से प्रश्न पूछे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप में प्रवाल वलय अर्थात एटॉल भित्तियां पाई जाती हैं। यही बीपीएससी से प्रश्न आया था, ये सभी ऑप्शन में थे। आप देख सकते हैं उस प्रश्न को एक बार, मुझे एक क्वेश्चन नंबर याद नहीं है, 65th बीपीएससी में ज्योग्राफी वाले सेक्शन में आप एक बार देखिए। मन्नार पूछा गया था कि कहाँ पर जो है प्रवाल भित्ति या मूंगे की चट्टान जो है नहीं पाई जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप में जो है प्रवाल वलय अर्थात एटॉल की भित्तियां पाई जाती है। ये ध्यान रखना है। मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और कच्छ की खाड़ी, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र जो है ये पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। गंगा डॉल्फिन जो है 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, इसको ध्यान रखना है। और बिहार के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज से कहलगांव तक का जो क्षेत्र है वो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य जो है उस क्षेत्र में स्थापित किए जाने की बात की गई थी उस समय। उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स हैं भारत सरकार के हैं, कई सारे जो वर्ल्ड के फंड्स हैं उसके माध्यम से भी ये आए हैं, जैसे सेव कार्यक्रम है, गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट है ये, सेव ध्यान रखिएगा। उसके बाद गिर परियोजना है, ये 1973 की है, गिर अभयारण्य से संबंधित है। और उसके बाद हंगूल परियोजना है, कश्मीरी जो कश्मीर में मतलब हंगूल वहाँ का जो है, और जो रेंडियर है, ये दोनों, इस दोनों को बचाने के लिए ये दरअसल हिरन के तरह का होता है, तो उसके लिए ये शुरू किया गया था कश्मीर और दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान में। उसके बाद हंगुल परियोजना हो गया। उसके बाद लाल पांडा परियोजना है, ये अरुणाचल प्रदेश में जो कैट पियर नाम से जाना जाता है और सिक्किम अरुणाचल प्रदेश दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, उसके लिए चलाया गया था। कछुआ संरक्षण परियोजना है, ये भी ध्यान रखिएगा, कछुआ से संबंधित है, भीतरकनिका अभयारण्य। उसके बाद गेंडा परियोजना है, ये असम और असम का जो मानस है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर जो है इसको शुरू किया गया था। तो ये सभी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा एक बार, हालांकि इसका हमने पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। ध्यान रखिएगा भारत का दक्षिणतम बाघ रिजर्व जो है वो कालकड़ है, ठीक है। और सिमलीपाल का नाम आपने सुना होगा, सिमलीपाल उड़ीसा। दम्फा का नाम आपने सुना होगा, ये मिजोरम में है। नमेड़ी जो है ये असम में है। काजीरंगा, नामदफा, इस सब का नाम आपने सुना होगा। बुक्सा, राजाजी, जिम कार्बेट, सरिस्का, पन्ना, इस सब का नाम आपने सुना होगा। अन्नामलाई, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, ये सभी जो है बाघ अभयारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान में कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हमें एक बार आपको बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है, साइलेंट वैली का नाम ध्यान रखिएगा, ये केरल में है। पेरियार का नाम ध्यान रखिएगा, यह भी केरल में है। पराम्बिकुलम का ध्यान रखना है। उसके बाद अनाईमुडी का ध्यान रखना है। ये जो 4 हमने बताए हैं ये केरल में अवस्थित है, ये भारत के राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये कच्छ की खाड़ी में है। और जो है ये गुजरात में है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। पीन वैली उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखना है। और कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है, ये इतना आप जानते ही होंगे। भारत में बिहार राज्य में केवल एक ही है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये ध्यान रखिएगा, मतलब महत्वपूर्ण जो इस बार का है। महात्मा गांधी मैरीन सॉरी महात्मा गांधी मैरीन जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ध्यान रखिएगा। यहाँ ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं महात्मा गांधी मैरीन वाला, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी ध्यान रखना है आपको, इसमें ध्यान रखिएगा नीलगिरी, उसके बाद मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, अगस्ता मल्लाई, अचानकमार, अमरकंटक, कच्छ का रण, उसके बाद सैसाचलम, इतना ध्यान रखना है। इसके स्टेट पूछे जा सकते हैं। नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों में फैला हुआ है। मन्नार की खाड़ी जो है ये तमिलनाडु में है।
भारत का सबसे बड़ा जो है ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। सुंदरबन आपको पता है पश्चिम बंगाल में है, मानस असम में है, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है, और अगस्थामलाई जो है ये तमिलनाडु और केरल में पड़ता है। अचान कमार जो है ये मध्य प्रदेश में है। कच्छ कारण गुजरात में है। उसके बाद कोल्ड डेजर्ट पूछा जा सकता है, ये आपको यहीं पर जो है पीन वैली भी हमने बताया अभी आपको, पीन वैली राष्ट्रीय पार्क इसी कोल्ड डेजर्ट में है, हिमाचल प्रदेश में है ये। सैसाचलम हमने बताया आपको, ये आंध्र प्रदेश में है, और पन्ना मध्य प्रदेश में है। इतने का नाम आप ध्यान रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय वन नीति ये 1988 का है। इसी के तहत भारत में 33% वन होना चाहिए का लक्ष्य रखा गया था। और ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे पहले 1894 में वन नीति का निर्माण किया गया था, और ये प्रश्न आया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। 1952 में इसको पहली बार जो है संशोधन किया गया था, 1988 में फिर इसका दूसरा संशोधन हुआ था। तो ये प्रश्न जो है बीपीएससी पूछा हुआ है, इसलिए मैं बता दिया हूँ आपको। उसके बाद मुझे लगता है एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट है, मतलब एक इस टाइप का, जैसे जो वन से, जैसे सदा उष्णकटिबंधीय वन है ये, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है ये, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है ये, क्या है, इस तरह के प्रश्न जो है आते हैं। तो इसका हमने एक पेज आपको पीडीएफ में भेज दिया है और इसको हाईलाइट कर दिया है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और पारिस्थितिकी आतंकवादी किसको कहा जाता है, यूकेलिप्टस को कहा जाता है, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप 1-2 मिनट का और हमें वक्त दें, हम एक बार पूरा चेक कर लेते हैं कि कहीं कुछ वैसा प्रश्न यदि छूटा हो तो हम उसको एक बार, ताकि एक भी प्रश्न आपके इधर उधर ना हो, पीडीएफ और लेक्चर से ही सारे प्रश्न आ जाएं, बहुत अच्छा होगा। हमने भारत की झील से संबंधित आपको पीडीएफ दे दिया है, आप चाहें तो देख लें एक बार। जैसे वुलर झील जो है ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद डल झील जो है यह भी ताज़े पानी की झील है, यह भी जम्मू कश्मीर में है। यदि वुलर और डल दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आप ई ऑप्शन के साथ जाइएगा, इस तरह के प्रश्न आए भी थे इस बार। सांबर झील राजस्थान में है, ठीक है, यहाँ पर नमक की आपूर्ति हो पाती है। उसके बाद लोकटक झील जो है यह मीठे पानी की झील है। तो इस तरह से प्रश्न यदि पूछे कि इनमें से कौन मीठे जल की झील है या मीठे पानी की झील है, तो वुलर झील भी है, डल झील भी है, लोकटक झील भी है, मीठे, तो ये सब रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। हमने इसका पीडीएफ आपसे शेयर किया हुआ था, इसको एक बार देख लीजिएगा आप। रेणुका झील, उसके बाद जो है अष्टमुदी झील ये केरल में है। उसके बाद भीमताल उत्तराखंड में है। ये सभी हमने आपसे पीडीएफ शेयर कर दिए हैं, इसको देख लीजिए आप एक बार, ठीक है। उसके बाद नदी के बारे में हमने बता ही दिया है आपको कौन कौन सा इम्पोर्टेंट इस बार के लिए है, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद जो है मुझे नहीं लगता कि अब उसके बाद कोई वैसा प्रश्न बन रहा है। यदि थोड़ा सा आपको, आपके पास ऑक्सफोर्ड का मैप हो तो उससे आप जो इंडिया वाला सेक्शन है उसको भी एक बार देख लीजिएगा, ताकि कोई प्रश्न वहाँ से भी, मैप से भी उठाता है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। और बाकी चीज़ हम देख ही लिए हैं, अब मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ वैसा छूटा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। भूगर्भिक संरचना वाला जो चैप्टर है उसका हमने वो भेज दिया है पीडीएफ में, एक बार देख लीजिएगा। आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, कोडप्पा क्रम की चट्टान, बिंद क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, दक्कन ट्रैप, ये जो अभी हमने 5-6 बताए हैं आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको एक बार देख लेना है। इसका पीडीएफ हमने आपसे शेयर कर दिया है, ठीक है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। और भारत का भूगोल आपका जो है इसी एपिसोड के साथ समाप्त होता है। अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी परीक्षा बहुत अच्छी जाए।